सो पीएचसी सीएचसी पर कौन से डर्मा के कॉमन ओपीडी केसेस आते हैं, उनके मैनेजमेंट और उनके प्रिंसिपल पर एक क्लास ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं। इस क्लास में आपको पूरा ही एक्टिव रहना है, इंटरएक्टिव रहना है, ताकि आप साथ के साथ यहाँ पे सीख सकें। यहाँ बिल्कुल आपको बुक का नॉलेज नहीं बताया जाएगा। पेशेंट को देख के, उसकी बातों को सुन के कैसे आप प्रेस्क्रिप्शन लिखेंगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझाई जाएगी। यस। सो इससे पहले वाली क्लास में अपन ने डिस्कस किया है कि यदि पेशेंट बोलता है इचिंग हो रही है, तो आप उसको कौन कौन सी टैबलेट लिखेंगे, जस्ट लिखना स्टार्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में। यस, सीपीएम लिख सकते हो 4 mg TDS, या फिर या शॉर्ट में भी आप लिख सकते हो हाइड्रोक्सीजिन 25 mg HS या BD। यस, हाइड्रोक्सीजिन से उसको नींद आ सकती है। यस, इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, लिवोसिट्राजिन लिख सकते हो 5 mg, सिट्राजिन लिख सकते हो 10 mg, CPM लिख सकते हो 4 mg। यस, ये सारी टेबलेट आप लिख सकते हो। बट पेशेंट ने यहाँ पे बोला है आपको कि इचिंग के अलावा जो लीजन है उनमें उनको पस दिख रहा है, पेन हो रहा है। यस, और थोड़ा फीवर भी है, तो क्या आप उसमें स्टीरॉयड देंगे? ऐसी कंडीशन में स्टीरॉयड नहीं देंगे। कहीं भी आपको लग रहा है इन्फेक्शन है, पेशेंट को फीवर है, यस, या फिर पस डिस्चार्ज है, या फिर इसके साथ में इन्फ्लामेशन है, तो आप यहाँ पे यस स्टीरॉयड नहीं देंगे। यहाँ पे लगाने के लिए टॉपिकल कौन कौन सी एंटीबायोटिक देंगे? यस, ऑइंटमेंट, फ्यूजिटिक एसिड, लोकली अप्लाइड BD। डॉक्टर खुशबू ने काफ़ी सही आंसर लिखा है, बट फ्यूजिटिक एसिड सप्लाई में नहीं है, तो क्या देंगे इसके अलावा? फ्यूजिटिक के अलावा क्या दे सकते हैं? सेट्रामाइड, यस, फ्रेमेसिटिन, मुपिरोसिन, ये सारे ऑइंटमेंट आप दे सकते हो। बट आपको यहाँ पे पता चल गया है कि इन्फेक्शन नहीं है। यस, फंगल इन्फेक्शन भी नहीं है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी नहीं है, केवल इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन मीन्स यहाँ पे रेडनेस है, स्वेलिंग है, बर्निंग है। यस, यहाँ से पानी निकल रहा है बट पस नहीं निकल रहा है। उस कंडीशन में इस इन्फ्लामेशन को सबसाइड करने के लिए आप लगाने के लिए स्टीरॉयड दे सकते हो। यस, विटामिटासोन का ऑइंटमेंट दे सकते हो। बट हर जितनी भी स्किन के डिजीजेज है, सब में स्किन का बैरियर लॉस हो जाता है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए आपको विटामिटासोन के साथ में फ्यूजिटिक एसिड या फिर मोपिरोसिन या फिर कोई भी एंटीबैक्टीरियल आपको वहाँ पे ऐड कराना है। यस। सो अपन ने इसके अभी डिस्कस किया था, यदि आपको ओपीडी में कोई ऐसा केस दिखे जिसमें आपको लग रहा है कि इसके बीच सस्पेक्टेड है, आप हमें उसका फोटो भेज सकते हैं, उसकी कंप्लेंट भेज सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। कंटिन्यू आप जितना सीखेंगे, यस, जितना आप केसेस से सीखेंगे, पेशेंट की कंप्लेंट सुनेंगे, लिखेंगे, फिर गलत करेंगे, सही करेंगे, उतना ज़्यादा आप यहाँ पे सीखते जाएंगे। यस। सो इसके बीच भी ऑलरेडी डिस्कस। इसके बाद बात करते हैं टीनिया कॉर्पोरिस, पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था। पिट्रियासिस वर्सिकुलर भी डिस्कस किया है। यस, इंसेक्ट बाइट हाइपर सेंसिटिविटी, यस, ये भी डिस्कस किया है। इसके अलावा अपन ने यहाँ पे देखा इंटरट्राइगो पेड्रस डर्मेटाइटिस सॉरी। सो नाउ आज की क्लास में देखते हैं ऑफ्थस स्टोमेटाइटिस, यस, मुंह के छाले। सो आपके ओपीडी में काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स मिलेंगे जिनको ऑफ्थस अल्सर होंगे। कैसे इनको पहचानेंगे? यस, अपन में से भी किसी को ऐसे ऑफ्थस अल्सर हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक वाइट वाइट आपको ऐसा अल्सर वाला निशान दिखेगा, आसपास आपको लाल लाल जगह दिखेगी। यस, आसपास इसमें इरिदिमा दिखेगा, वाइट और येलोविश इसमें एक लीजन दिखेगा, जो कि क्या है? अल्सर। यदि ये मुंह में हो रहा है तो उसको बोलोगे ऑफ्थस अल्सर। यस, तो जो भी आप ओपीडी में पेशेंट अपने पास आते हैं, तो आपको पूछना है उनसे कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री तो नहीं है। सॉरी। सो क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री रहेगी तो जो अमोनिया है वो बढ़ जाएगी। अमोनिया के लेवल के बढ़ने से यहाँ पे ये अल्सर इसमें बन सकते हैं। तो यदि पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है, रूल आउट करना है, उसको अकॉर्डिंग आप लैक्टोज सिरप दे सकते हो, बिसाकोडिल की टैबलेट दे सकते हो, हाई फाइबर की डाइट सजेस्ट कर सकते हो, हाई प्लेंटी ऑफ द फ्लूइड इंटैक्ट उसको सजेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा प्रॉपर जो वॉकिंग एक्सरसाइज है वो उसको सजेस्ट कर सकते हैं। सो इसमें ये चीज़ अपन रूल आउट करेंगे। इसके अलावा इस केस में क्या हो सकता है? यस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है बी कॉम्प्लेक्स की। यस, इसके अलावा ये तो कॉमन कॉजेज है। आगे अपन इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे स्पाइसी फूड वगैरह से हो सकता है, किसी के दांत टेढ़े मेढ़े हों उस वजह से भी ये हो सकता है। यस, और ये कोई वायरल इलनेस भी हो सकती है।
और यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन आपको पूछना है। तो पीएचसी पर एक क्रीम आती है लिग्नोकेन 2% जेल और लिग्नोकेन जिंक, इन सब का एक कॉम्बिनेशन भी आता है जिसका नाम होता है एंटी अल्सर जेल। यस, सो आप पेशेंट को कहेंगे, क्योंकि इस अल्सर पर जब भी स्पाइसी फूड खाएंगे बर्निंग होगी, इसलिए पेशेंट को कहना है कि आपको खाने से 5-10 मिनट पहले ये जो ट्यूब है अपने अल्सर पर लगा लेनी है, ताकि आपको यहाँ पे बर्निंग नहीं हो। स्पाइसी फूड उसको अवॉइड करना है। आप टैबलेट में बी कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन जो भी वहाँ अवेलेबल हो वो वहाँ पे दे सकते हो। आपको पता है इसमें थोड़ी बर्निंग वगैरह हो रही है, इचिंग अनइजीनेस हो रहा है, तो यहाँ पे एंटीहिस्टामिनिक टैबलेट दे सकते हो। यस, और ये एनसेड से भी होता है, इसलिए आपको पूछना है, ज़्यादा एनसेड यदि पेशेंट ले रहा है एस्प्रिन वगैरह तो उसको नहीं देना है। ज़्यादा ही सीवियर पेन है पैरासीटामोल दे सकते हो, बट और ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं देना है। आप क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बट कोई पेशेंट आ रहा है कि उसको अल्सर बहुत ज़्यादा बार बार हो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री भी नहीं है तो आप यहाँ पे देखेंगे केवल अल्सर है, फीवर वगैरह कुछ नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे पीएचसी पे आपको ट्राइमेथ्सोलिन एसीटेट का डेंटल पेस्ट मिल सकता है, वो आप इसमें लगा सकते हो। यस, उससे जो उसकी इन्फ्लामेशन है वो सबसाइड हो जाएगी। बट यदि किसी पेशेंट को फिर भी बार बार ये अल्सर होते रहते हैं तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को रेफर करना है। हो सकता है वो पेम्पिगस वल्गेरिस या कोई चीज़ उसमें हो। यस, इतना क्लियर नाउ। सो पेशेंट को क्या एडवाइस करेंगे कि तला गला एसिडिक फूड अवॉइड करें, सॉफ्ट डाइट लें, हाइड्रेशन बनाए रहें, क्योंकि ये जो अल्सर है ये स्ट्रेस से भी प्रेसिपिटेट होते हैं, इसलिए मेंटल रिलैक्सेशन यहाँ पे ज़रूरी है, ओरल हाइजीन यहाँ पे ज़रूरी है। सो सेशन में इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि यहाँ पे जो मेन चीज़ है कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री रहती है, इसलिए पेशेंट में ज़्यादा मिलता है। नाउ सो नेक्स्ट जो केस है यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे, बताएंगे कि क्या डायग्नोसिस है। यस, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, जल्दी से टाइप करेंगे। यस, डॉक्टर दीपशिका, डॉक्टर रविंद्र, डॉक्टर नीरज। यस, क्या आपको लग रहा है, क्या कभी ये देखा है? यस, अर्ट्रिकेरिया है, बट ये केसेस ऐसा है आपकी ओपीडी में बहुत ज़्यादा आएगा, पेशेंट इससे परेशान हो जाएगा कि ये डिजीज़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, इसने परेशान कर दिया है, बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, पूरे शरीर पर फैल जाता है, सब जगह इलाज करा लिया है, ये क्या है? यस, सो कई बार पेशेंट आपको दिखाएगा नहीं, फ़ोन पे ही पूछेगा, तब आप क्या कहोगे? तब आप उस केस में कहोगे कि ये जो चीज़ है, क्या ये जो निशान है उठे-उठे रहते हैं? यस, इनको जो पेशेंट है वो कहेगा कि दापड़ है, पित्ती है, बादल है, इस तरीके से इनको डिस्क्राइब करेगा। और ये जो निशान हैं ये हमेशा नहीं रहेंगे। यस, 24 घंटे के बाद अपने आप गायब हो जाएँगे, या फिर पेशेंट कहेगा मैंने इसमें एलर्जी की एक गोली खा ली थी, उसके बाद ये गायब हो गए। तो यदि आपको कहीं भी ऐसा सुनने को मिले कि उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा निशान हो जाते हैं और फिर वो कोई दवाई खा लेते हैं तो वो सही हो जाते हैं, बट वो जड़ से नहीं जा रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो अर्ट्रिकेरिया है। आप मोबाइल में फ़ोटो निकाल के दिखा सकते हो, क्योंकि जब पेशेंट आपके पास आएगा हो सकता है उसको अर्ट्रिकेरिया वाले लीज़न नहीं मिले, तो आप फ़ोन में फ़ोटो निकाल के दिखा सकते हो, क्या ऐसा होता है? वो बताएगा हाँ, ऐसा ही होता है। सो ये क्या है? अर्ट्रिकेरिया। यस, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है, मास्ट सेल यहाँ पे फूट जाती है, हिस्टामिन यहाँ पे निकल जाता है, उस वजह से ये हो रहा है, बट आपको इसकी प्रॉपर चार्टिंग करना ज़रूरी है। तो ये क्लियर है? केवल आपको जो सुनने से इसका डायग्नोसिस ज़्यादा अच्छे से होगा, हमेशा इसके निशान दिखे ज़रूरी नहीं है। बट यदि पेशेंट एक्यूट कंडीशन में आया है, बहुत ज़्यादा उसके निशान फैले हुए हैं, तब आपको वहाँ पे उसके इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, इंजेक्शन एविल। यस, इंजेक्शन आप लगाएँगे, इंजेक्शन एविल पीएचसी पे होता है, जिसके अंदर फेनिरामाइन होता है। फेनिरामाइन एक एंटीहिस्टामिनिक है ये, प्लस इसके साथ आप ऐड करा सकते हो इंजेक्शन डेक्सोमेथासोन, डेक्सोना। यस, इनको बराबर मात्रा में आप मिला के आईवी लगा सकते हो, स्लो आईवी या फिर आईएम लगा सकते हो। जैसे आप इंजेक्शन लगाओगे, आधे घंटे के अंदर निशान गायब हो जाएँगे, पेशेंट आपसे खुश हो जाएगा। बट इस आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा कि अर्ट्रिकेरिया का ट्रीटमेंट आपको कम से कम 6 मंथ तक चलेगा। एक दिन भी ट्रीटमेंट बंद नहीं करना है। यस, लंबा इलाज इसमें चलेगा। सही हो जाए तब भी आपको दिखाना है, क्योंकि इसमें जिस भी फैक्टर से हो रहे हैं उसके आते ही दोबारा हो जाएँगे। यस, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। खाने में किसी चीज़ से एलर्जी है, यस, धूल-धुएँ से हो सकते हैं, गर्मी में पसीने से हो सकते हैं, ठंडाई से हो सकते हैं, कभी बादल निकल रहे हैं, रेडिएशन से हो सकते हैं। इसके अलावा किसी कीड़े के काटने से हो सकते हैं। तो वैसे ही निशान है जो मधुमक्खी के काटने पे होते हैं। यस, अर्ट्रिकेरिया ये है, तो उठे हुए निशान रहेंगे, लाल-लाल निशान रहेंगे, फूले-फूले निशान रहेंगे और इंजेक्शन लगाने के बाद, गोली लेने के बाद सही हो जाएँगे। यस, जैसे किसी पेशेंट के को हार्ट अटैक आया और कार्डियोलॉजिस्ट ने उसके एस्प्रिन एडवाइस कर दी। पेशेंट कहेगा जब से ये हार्ट का दवाई चली ना तब से स्किन पे ऐसा होने लग गया। यस, सो वो भी क्या है? अर्ट्रिकेरिया। यस, सो एस्प्रिन से, एनसेड से भी ये हो जाता है। फूड से एलर्जी हो सकती है किसी को, नट से, इंसेक्ट बाइट से हो सकता है।
इन सब से। यस, सो यदि 6 वीक से कम की हिस्ट्री है, इतने टाइम से शुरू हुआ है तो एक्यूट, से ज़्यादा है तो क्रोनिक। यस, सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को कह सकते हो कि आप एक डायरी मेंटेन करो, आप एक डायरी मेंटेन करो और जब ऐसे निशान निकलते हैं उससे पहले लिखो कि आप क्या कर रहे थे। यस, आपने क्या चीज़ खाई थी, कौन से एनवायरनमेंट में थे, क्या आप नहाए थे, क्या आप गर्मी में गए थे, क्या आप बाहर धूप में गए थे, यस, क्या आपको कीड़े ने काटा था, यस, क्या आपने बाहर का अचार खाया था। ऐसा कोई भी चीज़ें जो भी है वो सब उसको लिखने को बोलना है, ताकि दोबारा जब ऐसा एपिसोड होगा वो वापस लिखेगा और कोई चीज़ें उसको कॉमन मिलेगी। हाँ, कि मैं जब ये चीज़ ज़्यादा खाता हूँ डाइट में, या ये चीज़ होती है नहाने के बाद या सुबह के टाइम, तो ये हो जाते हैं, तो आप उस फैक्टर को अवॉइड करने को कह सकते हो। यदि अवॉइड नहीं करता है तो आप एंटीहिस्टामिनिक लंबे टाइम तक चालू कर सकते हो। ये क्लियर है? अच्छा, कौन सी जाँच कराएँगे इसमें? इसमें इन्वेस्टिगेशन आप जो पीएचसी पर करा सकते हो, सीएचसी पर, वो है सीबीसी। अच्छा, सीबीसी में क्या देखोगे? यदि आपको इसमें मिल रहा है कि न्यूट्रोफिल यहाँ पे न्यूट्रोफिल बढ़ी हुई है, इसका मतलब इन्फेक्शन इसका कोज़ है। यस, सो इसमें अज़िथ्रोमाइसिन देते हैं, जो यहाँ पे आपको अर्टिकेरिया है इसमें अज़िथ्रोमाइसिन दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन्फेक्शन से होता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से भी अर्टिकेरिया हो सकता है। सो न्यूट्रोफिल इस केस में बढ़ी हुई मिलेगी। यदि इओसिनोफिल मिल रहा है तो यहाँ पे एलर्जिक कोज़ हो सकता है, यदि लिम्फोसाइट मिल रहा है तो यहाँ पे वायरल वायरल कोज़ हो सकता है। तो इस वजह से ये इन सब चीज़ों से हो सकता है। और ये जो एडिमा है ये केवल डर्मिस में ही है, अंदर नहीं है। जब ये एडिमा अंदर जाएगा तो एंजियोएडिमा इसको बोल देंगे। और यही यदि ये तो स्किन में ही है, यदि स्किन के अलावा ये लैरिंक्स को इन्वॉल्व कर ले, ये पेट को इन्वॉल्व कर ले, उल्टी दस्त होने लग जाए, उसके होठों में सूजन आने लग जाए, उसकी आवाज़ बदलने लग जाए, यस, बीपी कम होने लग जाए, तो क्या होगा? यस, कमेंट सेक्शन में बताएँगे। यदि अर्टिकेरिया के साथ पेशेंट की आवाज़ बदलने लग गई है, होर्सनेस होने लग गया है, होठों में स्वेलिंग आ गई है, बीपी कम हो गया है, उल्टी दस्त शुरू हो गए हैं, यस, तो क्या हो सकता है यहाँ पे तब यस, ये डिजीज़ के बारे में पेशेंट को अवेयर करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यदि इस अर्टिकेरिया को कंट्रोल नहीं किया जाएगा एक्यूट एपिसोड को, यस, ये एनाफाइलेक्टोइड रिएक्शन में चला जाएगा, एनाफाइलेक्सिस में भी जा सकता है। इसलिए इस एक्यूट कंडीशन में आपको एड्रेनालिन देना पड़ेगा। यस, एड्रेनालिन यहाँ पे देना पड़ेगा। ये यहाँ पे सॉरी, ध्यान में रखना है। यस, नाउ सो यदि ऐसा हो गया तो आपको एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन 0.5 mg IM 1:1000 डाइल्यूशन यहाँ पे ये देना है। इसके अलावा हाइड्रोकोर्टिसोन लगा सकते हो, एबेल्डेक्सोना का इंजेक्शन लगा सकते हो, ऑक्सीजन दे सकते हो, फ्लूइड थेरेपी दे सकते हो। तो इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है, पेशेंट को ऐसा हो सकता है। और जैसे आपने अभी ड्यूटी जॉइन की है, आपको अपनी जो भी इंजेक्शन वाला रूम है वहाँ जाके देखना है, उनके पास ये 4-5 इमरजेंसी इंजेक्शन एड्रेनालिन, एट्रोपिन, एविल, डेक्सोना, ये सब रेडी है कि नहीं है। क्योंकि कोई सा भी इंजेक्शन लगा रहे हो, किसी से भी रिएक्शन हो सकती है, ये सब रेडी वहाँ पे होने चाहिए। यस, बिना एक्सपायरी के वहाँ पे होना चाहिए। सो रूटीन पेशेंट आपके पास आया है, उसको क्या लिखोगे? टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 mg दिन की एक 5 दिन तक। ये क्यों लिखा? क्योंकि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं उनसे भी हो जाता है, ऐसा माना जाता है, इसलिए सारे स्किन के डॉक्टर ये लिखते हैं। इसके अलावा आप इसमें ऐड करोगे एक एंटीहिस्टामिनिक, कोई सी भी ऐड कर सकते हो, लिवोसिट्राजिन, सिट्राजिन या हाइड्रोक्सीजिन या सीपीएम, ये आपके पीएचसी, सीएचसी पे अवेलेबल होती है। यदि एक गोली से सही हो जाता है, एचएस में चला दो। यस, नहीं होता है, ये तो H1 ब्लॉकर है। यस, अब इसके साथ अपन देते हैं H2 ब्लॉकर। यस, तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे पीएचसी पर कौन सी H2 ब्लॉकर आपको मिल सकती है। यस, कोई H2 ब्लॉकर दवाई का नाम आप बता सकते हैं? कौन सी H2 ब्लॉकर आपको पीएचसी पे मिल सकती है? यस, H2 एंटीहिस्टामिनिक, जो गैस्ट्रिक अल्सर में भी यूज़ की जाती है, रेनिटिडिन। यस, रेनिटिडिन। सो यहाँ पे क्या करते हैं आप, H1 एंटीहिस्टामिनिक तो लिखोगे ही, इसके अलावा आपको H2 एंटीहिस्टामिनिक भी लिखनी है, टैबलेट रेनिटिडिन, रेनिटिडिन 150 mg BD, खाली पेट आप लिखोगे तो ऐसा माना जाता है कि H1 और H2 दोनों ही को साथ देने से ज़्यादा इसमें अच्छा फ़र्क पड़ता है। बट आपने H1 दे दिया, H2 दे दिया और एंटीबायोटिक का एक कोर्स बना के दे दिया, ये तो आपको देनी है। बट फिर भी पेशेंट के अर्टिकेरिया सही नहीं हुए तो आपको एक और H1 ऐड करनी है। जैसे आपने यहाँ पे लिवोसिट्राजिन दी थी, तो आप सीपीएम ऐड कर दो या हाइड्रोक्सीजिन ऐड कर दो। फिर भी पेशेंट कहेगा कि आपकी दवाई से फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फिर भी अर्टिकेरिया हो रहे हैं, तो फिर आपको इसमें शॉर्ट कोर्स यहाँ पर स्टेरॉइड ऐड करना पड़ेगा, प्रेडनिसोलोन। यस, प्रेडनिसोलोन 10 mg BD आप 5 दिन तक दे सकते हो, या फिर 10 mg BD 7 दिन तक, फिर 10 mg OD 8 दिन तक, ऐसे करके टेपर कर सकते हो। यस, सो ये जो निशान बन रहे हैं, क्या इसमें कोई क्रीम लगाने से फ़ायदा मिलेगा स्किन की? यस, यस या नो में जवाब देंगे। यस, जो भी आपको लगता है वो जवाब देंगे।
यहाँ पे अपन सीखने के लिए ही हैं। यदि आप गलत भी जवाब देंगे तो फिर आपको जब सही कंसेप्ट समझ में आएगा तो आपको याद रहेगा। यस, तो इसमें स्किन पर क्रीम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यस, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये अंदर से हुआ है, मार्च सेल के फूटने से हुआ है। बट यहाँ पे आप क्या लगवा सकते हो, यहाँ पे लगवा सकते हो कैलामाइन लोशन। यस, कैलामाइन लोशन लगा सकते हो, क्योंकि कैलामाइन लोशन का सूदिंग इफेक्ट होता है। यस, ये इसका सूदिंग इफेक्ट होता है, ये यहाँ पे आराम देता है स्किन को, इसलिए आप यहाँ पे एक्यूट कंडीशन में कैलामाइन लोशन लगाने के लिए कह सकते हो। पेशेंट को भी लगेगा कि इन्होंने मुझे लगाने के लिए कुछ दिया है। यस, बाकी इसमें टॉपिकल का कोई रोल यहाँ पे नहीं है। क्लियर? सो अपन ने सारी चीज़ें यहाँ पे देखी है। नाउ सो यहाँ पे ट्रीटमेंट भी अपन ने देख लिया। ज़्यादातर केस सेल्फ लिमिटिंग है, पेशेंट पहले आए, पूरी उसकी काउंसलिंग करना ज़रूरी है कि आपको भटकना नहीं है, बीमारी रहेगी, आती-जाती रहेगी, क्योंकि आपके इन चीज़ों में कोई न कुछ फैक्टर है, चाहे इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या फिर हेलमिन, प्रोटोजोआ, कुछ जो डॉक्टर है वो अल्बेंडाजोल भी दे देते हैं इसलिए। इसके अलावा खाने-पीने में कुछ है, कुछ बाहर का खाना खा रहे हो, यस, खेत कुएँ में जा रहे हो, पॉलन से, डस्ट से, जानवरों की जो धूल है उससे, फ्यूम से हो सकता है, वैक्सीन, ड्रग, सिरा से हो सकता है, किसी कीड़े के काटने से हो सकता है, कोई ड्रॉप काम में ले रहे हो उससे हो सकता है, कोई दवाई खा रहे हो उससे हो सकता है। यस, सो यदि बच सकते हो तो बच सकते हो, नहीं बच सकते तो फिर आप एंटीहिस्टामिनिक गोली खा लो, कोई नुकसान नहीं है, आप साल भर भी इसको खा सकते हो। बट यदि आपने आधे टाइम गोली खाई, आधे टाइम नहीं खाई, ये वापस आया, तो फिर वो जो एलर्जन है वो ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा। यस, और आप पेशेंट को डायरी मेंटेन करने को भी कह सकते हो कि ये सारी चीज़ें जब भी होती है डायरी में लिखो कि इनमें से कुछ तो नहीं है, इनमें से कुछ तो नहीं है, तो वो यहाँ पे कर पाएगा। काफ़ी सारे पेशेंट आपको कहेंगे कि हम वो एलर्जी की जाँच करा लेते हैं। 5-7 हज़ार की एक जाँच होती है जिसमें पता चल जाता है कौन-कौन से खाने से एलर्जी है। ये सब जाँच आएगी, उसमें इतने सारे चीज़ों से एलर्जी बताई जाएगी कि पेशेंट उनको छोड़ ही नहीं सकता। यस, तो ऐसी कंडीशन में यदि पेशेंट गरीब है, अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो उसको इतनी महँगी जाँच का सजेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उनको रहना इसी एनवायरनमेंट में, उसी गाँव में है। वो उसमें हज़ारों जो एलर्जी उसकी जाँच में बताई जाएगी, उससे वो बच नहीं पाएँगे और 5-7 हज़ार रुपए भी उनके लग जाएँगे। यस, तो इस तरीके से पेशेंट की काउंसलिंग करना यहाँ पे ज़रूरी है। यस, जो कैलामाइन लोशन, क्या आपने कैलामाइन लोशन देखा है पीएचसी, सीएचसी कहीं पर? यस, यस, नो में लिखेंगे क्या देखा है? देखा है तो इसके बारे में अच्छे-अच्छे यूज़ आपको बताए जाएँगे। यस, जस्ट कमेंट सेक्शन में लिखेंगे क्या आपने कैलामाइन लोशन देखा है? यस, डॉक्टर खुशहाली, डॉक्टर नीरज। नाउ सो कैलामाइन लोशन के अंदर क्या होता है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसके अंदर जिंक ऑक्साइड होता है। वही जो जिंक ऑक्साइड होता है यही केमिकल अपनी सन स्क्रीन में भी होता है। जो फिजिकल सन स्क्रीन होती है उसके अंदर भी जिंक ऑक्साइड होता है। सो गांव के जो लोग सन स्क्रीन को अफोर्ड नहीं कर पाते, या फिर आपको पता है आपके पीएचसी पे सन स्क्रीन नहीं आती है, तो आप कैलामाइन लोशन को धूप में निकलने से पहले, जितने भी धूप से होने वाली बीमारियां हैं स्किन की, जैसे मेलाज्मा है, कोलाज्मा है, उनके लिए आप पेशेंट को धूप में निकलने से पहले लगाने के लिए कह सकते हो। यस, तो कैलामाइन एक तरह से सनस्क्रीन का काम करेगा आपकी पीएचसी पर जो वहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं। यस। इसके बाद एक और केस यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो आपके पास आ सकता है बट आपसे मिस हो सकता है। यस, वो है फिक्स्ड ड्रग इरप्शन, एफडीई। इसका नाम फिक्स्ड क्यों रखा? क्योंकि इसमें ड्रग भी फिक्स होती है और जहाँ पर निशान होता है वो जगह भी फिक्स होती है। यस, ड्रग भी फिक्स है, वो जगह भी फिक्स है, इसलिए क्या बोला, फिक्स्ड ड्रग इरप्शन। यस, तो ऐसा पेशेंट कहेगा कि पेशेंट ये गोली संभाल के रखेगा। यस, तो जब भी आपके पास आएगा कि ये वाला पत्ता खाया था तब ऐसा निशान होंठ के आसपास हो गया था। यस, ये जेनाइटल्स पे हो गया था, पेट के आसपास हो गया था, और अब ये गोली आप मुझे मत लिखना। यस, बुखार आया पर कोई दूसरी गोली लिखना। सो उसने अपने को गोली का नाम बता दिया, जगह का नाम बता दिया। यस, और आप यदि देखोगे किसी पेशेंट के ऐसा-ऐसा काला-काला निशान हो रहा है, डस्की रेड ऐसा निशान हो रहा है, शुरू-शुरू में इसमें ब्लिस्टर भी बन सकता है, यस, फफोला भी बन सकता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें बर्निंग होती है, और कोई ड्रग की हिस्ट्री होती है, ड्रग ऐसी कॉमन होती है, क्लोट्रिमोक्साजोल हो गया, कोई एंटीबायोटिक होगी, कोई एनसैड हो गया। यस, सो वो होता है फिक्स्ड ड्रग इरप्शन। इसके अलावा ये सही होने के बाद भी ऐसा काला-काला निशान छोड़ के चला जाता है, जो काफ़ी महीनों तक ऐसा निशान रहता है, काफ़ी धीरे-धीरे उसका कलर यहाँ पे जाता है। सो ये है फिक्स्ड ड्रग इरप्शन। यदि ऐसा लग रहा है आपको कुछ काला-काला निशान है, पेशेंट को ड्रग का पूछो, ड्रग है तो उसको बोलना आगे से ड्रग मत खाना, क्योंकि अभी आपने ऐसी मेडिसिन ली है तो इसको टाइम लगा है होने में। अगली बार यदि मेडिसिन लोगे 2 दिन में ही जिस जगह पहले निशान हुआ था, वापस वहाँ पे हो जाएगा। यस। नाउ सो अब आप ये बताएँगे कि जो पेशेंट ने के लिए ये जो फिक्स्ड ड्रग इरप्शन इरप्शन हुई है, इसमें पेशेंट ने बोला है कि खुजली हो रही है, जलन हो रही है,
और इसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है, यस इसमें थोड़ी-थोड़ी स्वेलिंग भी है। तो क्या इलाज आप लिखोगे? यस कमेंट सेक्शन में लिखना है, जो भी कंसेप्ट आप अभी तक समझाया है, क्या-क्या इसमें लिखेंगे? क्या इसमें स्टेरॉइड दोगे? क्या इसमें लगाने का, खाने का स्टेरॉइड दोगे? यस यस या नो स्टेरॉइड देंगे या फिर नहीं देंगे? नाउ क्या इन्फेक्शन है? यस ये इन्फेक्शन नहीं है। जब ये इन्फेक्शन नहीं है, ड्रग से हुआ है, तो आप इसमें क्या दोगे? आपको इसमें इन्फ्लेमेशन मिल रहा है, इन्फ्लेमेशन को आप स्टेरॉइड से सबसाइड करते हो। इसमें आप लगाने के लिए भी बीटामेथासोन की क्रीम देंगे। इसमें आप खाने के लिए भी इसको टैबलेट शॉर्ट कोर्स प्रेडनिसोलोन 10 mg आप यहाँ पे ओडी 2, 3, 4 दिन का दे सकते हो। यस इसके अलावा आप यहाँ पे लगाने के लिए सॉरी फ्यूजिडिक एसिड भी दे सकते हो ताकि इन्फेक्शन नहीं हो। आप लिवोसिट्राजिन भी इसमें दे सकते हो ताकि इसमें इसको कोई इरिटेशन यहाँ पे नहीं हो। तो स्टेरॉइड कितनी बजे लेनी होती है? इस प्रेडनिसोलोन की जो गोली है वो कितनी बजे खानी होती है? यस खाली पेट खानी होती है, खाने खाने के बाद, ये चीज़ बताएंगे। कल की क्लास में बताया था, यस आपने ध्यान से सुना हो तो एक-एक चीज़ काफ़ी बारीक-बारीक आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस का टिप्स बताया जा रहा है। कितनी बजे प्रेडनिसोलोन की टैबलेट लेते हैं? सो मॉर्निंग में 8 से 10 का जो टाइम है, उस टाइम अपनी बॉडी में नॉर्मली कोर्टिसोल बढ़ता है। यस डायurnal वेरिएशन होता है, नॉर्मली कोर्टिसोल बढ़ता है और यदि आपने इस बढ़े हुए कोर्टिसोल पर बाहर से प्रेडनिसोलोन फेंक दिया तो ये कोर्टिसोल काफ़ी ऊपर पे चला जाएगा। सो पेशेंट की बीमारी एकदम से दब जाएगी। यस सो अपन ने यहाँ पे सुप्रा फार्माकोलॉजिकल यहाँ पे इफेक्ट ले लिया, इसलिए आप सुबह नाश्ते के बाद में प्रेडनिसोलोन एडवाइस करेंगे। यस नाउ सो ये यहाँ पे फिक्स ड्रग इरप्शन का केस अपन ने यहाँ पे देखा। कौन-कौन सी ड्रग यहाँ पे हो सकती है? सल्फा ड्रग, टेट्रासाइक्लिन, एनसेड ये सब यहाँ पे काला बैंगनी धब्बा दिखेगा, डस्की रेड यहाँ पे रिदिमा दिखेगा, ब्लिस्टर भी हो सकता है। ड्रग की साइड फिक्स है, ड्रग यहाँ पे फिक्स है। गोली आप समझ गए कि स्टेरॉइड भी दोगे, एंटीहिस्टामिनिक भी दोगे। यस बाद में केलामाइन भी दे सकते हो और पेशेंट को कहना है ये दवाई हमेशा साथ में रखना और बता देना कि ये दोबारा ना हो क्योंकि सॉरी क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है, तो सॉफ्ट कपड़े पहनने को कहेंगे, ठंडे पानी से आप उसको वॉश कर सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। यस नाउ सो उसके बाद देखेंगे इम्पेटिगो। सो इस तरीके का जो केस है, एक 3 साल से लेकर 10 साल तक का एक बच्चा आपके पास आता है और आपको ऐसा-ऐसा कुछ निशान दिखता है, जैसे पानी जैसा कुछ निकल रहा है। कुछ यहाँ पे अल्सर जैसा है जो ब्लिस्टर जैसा है जो फट चुका है, फूट चुका है, उसमें से पानी निकल रहा है, क्रस्ट वहाँ से निकल रहा है। यस पीले-पीले कलर का लग रहा है, ये तो हनीकॉम्ब क्रस्ट है। यस तो ये क्या है? क्या डायग्नोसिस यहाँ पे है? क्या आपने ऐसा बच्चा देखा है? क्या इसका डायग्नोसिस है? सो स्किन में जो डायग्नोसिस करेंगे केवल देख के नहीं करेंगे, केवल सुन के नहीं करेंगे। यस उसका उसको पूछ के भी करने हैं। तो यहाँ पे देखकर, सुनकर और पेशेंट से बात करके तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन निकलेगा वो डायग्नोसिस होगा। कभी भी आप स्किन में केवल फ़ोटो देख के, केवल सुन के आप नहीं कह सकते, आपको पेशेंट से बात भी करनी पड़ेगी। सो ये जो चीज़ है यहाँ पे इम्पेटिगो है। यस सो कैसे सस्पेक्ट होगा? सबसे पहले बच्चों को देखे हुए 3 से 10 साल का बच्चा है। यस खेलता कूदता बच्चा आया, फेस के आस-पास है, हाथ-पैर पे है, जहाँ-जहाँ पानी लग रहा है वहाँ-वहाँ होता जा रहा है। जिन बच्चों के साथ रहता है उनको भी ये हो रहा है। तो ये क्या है? इम्पेटिगो। यस ये स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शस है। इम्पेटिगो कंटाजियोसा इसको बोलते हैं क्योंकि कंटाजियस है। यस और इसमें बुलस वैरायटी भी होती है, जिसमें ऐसे लाल-लाल निशान पर एक बड़ा-सा बुला दिखता है फ्लूइड फिल्ड, ये इन्फेंट में होता है। यस वो बुल्लस सिम्पेटिको होता है वो इन्फेंट में होता है। ये जो कंटाजियोसा है ये बड़ी एज में हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ऐसा फूटा हुआ सॉरी फूटा हुआ यहाँ पे क्रस्ट भी दिखेगा। यस सो क्या इलाज इसमें देंगे? अब आपको समझ में आया क्या ये इन्फेक्शन है? यस ये इन्फेक्शन है। सो पेशेंट को बुखार भी आ सकता है, हाथ पैर भी दुख सकते हैं। यस सो क्या इसमें स्टेरॉइड दोगे? क्या इसमें बीटामेथासोन लगाओगे? यस या नो में कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्या इसमें बीटामेथासोन लगाएंगे? नहीं, इसमें नहीं लगाएँगे, इसलिए थोड़ा दिमाग प्रेज़ेंस ऑफ माइंड भी यहाँ पे रखना है कि ये इस बच्चे में हो रहा है, ऐसा-ऐसा हो रहा है, इम्पेटिगो तो बैक्टीरिया से होता है, इसलिए यहाँ स्टेरॉइड नहीं लगवाना। यस, यहाँ पे कौन-कौन सी ट्यूब लगवाएँगे, फटाफट से आगे-आगे का नाम लिख दो। यस, कौन-कौन सी 3 ट्यूब
3 में से कोई सी भी एक ट्यूब आप यहाँ पे लगा सकते हो सुबह शाम। यस, गोली में खाने के लिए जैसे आपको पता है ग्राम पॉजिटिव से हो रहा है, तो आप इसमें अमोक्सिक्लेव की सिरप दे सकते हो। और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने पीडियाट्रिक डोजेस का पूरा एक पेज दिया हुआ है, उसमें जो फॉर्मूला वाला सेक्शन है वहाँ से आप इनकी डोजेस लिख सकते हो, कितने किलो का बच्चा है तो आप अमोक्सिक्लेव कितना ml TDS यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे जो RX आप लिखोगे, यस इस बच्चे को जो RX लिखोगे, इम्पेटिगो कंटाजियसा, यहाँ पे डायग्नोसिस बनाने के बाद सिरप अमोक्सिक्लेव यहाँ पे लिखेंगे इतने ml TDS। अब आपको पता है इसमें सेट्राजिन भी लिखनी पड़ेगी, यस कुछ इचिंग वगैरह हो तो इतने ml BD यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे फ्यूजिटिक एसिड, म्यूपिरोसिन, फ्रामेसिटिन लोकली अप्लाइड BD यहाँ पे देंगे। अब आपको पता है जितनी भी बच्चों की बीमारियां होती है, जितनी भी स्किन की बीमारियां होती है, वो सब इम्यूनिटी के कम ज़्यादा होने से वजह से होती है। और इम्यूनोमोडुलेटर कौन होता है, जिंक। तो आपको जिंक की सिरप या जिंक की गोली इनको ओडी में देनी है, यस तो जितनी भी धूप से रिएक्शन हो रही है, जितनी भी बच्चों को बीमारियां हो रही है, उन सब में आपको क्या ऐड करना है, जिंक। यस किसी भी पेशेंट को, नॉर्मल पेशेंट को भी आप जिंक दे सकते हो, काफ़ी अच्छा केमिकल है जिंक, इससे इम्यूनिटी मॉड्यूलेट होती है और जल्दी इन्फेक्शन जो भी है वो सही होते हैं। यस, डॉक्टर रवि ने काफ़ी सही लिखा, फ्यूजिटिक एसिड। अब आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट करना क्यों ज़रूरी है, आप इन बच्चों को ऐसे भी तो छोड़ सकते हो, यस क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफालोकोकस, इसके अगेंस्ट किडनी पर अटैक हो जाता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। नाउ क्लियर हुआ? देखो यहाँ पे ट्रीटमेंट भी लिखा है, पूरा पूरा आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा यहाँ पे क्लिनिकल अपने को आना चाहिए कि कैसे अपन यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो लिख रहे हैं। आपको ये बोलना है कि यदि इस निशान से पानी निकलेगा, पानी जहाँ जहाँ लगेगा या इसके साथ वाले बच्चों को ये टच होगा तो उनको भी इम्पेटिगो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हैंड हाइजीन रखना काफ़ी ज़रूरी होगा। सो कंटाजियस है, इसलिए बच्चों को स्कूल या आंगनबाड़ी जाने से मना कर दो जब तक ये क्रस्ट हील नहीं हो जाए, पूरा एंटीबायोटिक का कोर्स दो और हो सकता है कि इस बच्चे को इसके भी इंसेक्ट बाइट या और कुछ हो सकता है तो उसका भी आपको प्रिवेंशन करना पड़ेगा। यदि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो पेशेंट को आपको आगे आगे भेजना है। क्लियर? स्टेरॉइड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देना। नाउ सो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो कंडीशन है, यस ये जो यंग एज है इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। यस आपकी ओपीडी में पेशेंट मिल सकते हैं, हो सकता है कि पीएचसी पर इसका पूरा ट्रीटमेंट नहीं हो, बट आपके जो नॉन नॉन जो फ्रेंड है, जो नॉन क्लिनिकल हैं के हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, वो आपको पूछ सकते हैं कि इस कंडीशन के लिए मुझे ट्रीटमेंट बताओ। यस सो यहाँ पर जो कंडीशन है ये है एक्ने। यस एक्ने में जो आपको ब्लैक 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 डॉट दिख रहा है, ब्लैक हेड है, वाइट हेड है। यस यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर सीबीसीएस यूनिट है, सीबीसीएस ग्लैंड है, उसकी यहाँ पे एक ट्यूब है, उसमें क्रिएटिन आके ब्लॉक हो गया है। यस उस जो सीबीसीएस ग्लैंड की डक्ट है उसमें से हाइपर कार्निफिकेशन हो गया है, उसमें सीबम जमा हो गया है, वहाँ से ऑयल ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग गया है, तो इस वजह से क्या हुआ है, एक्ने। यस एक्ने नाउ सो प्यूबर्टी में होगा, 15 से 25 साल के यहाँ पे पेशेंट आपके पास आएंगे, ओपन कोमेडोन, क्लोज कोमेडोन यहाँ पे आपको दिखेंगे, और आगे जाके यदि इनमें इन्फेक्शन हो जाए तो आपको पेप्यूल, पुस्टूल, नोड्यूल ये सब दिख सकता है, ज़्यादातर फेस पर, चेस्ट पर, ट्रंक पर। यस ट्रंक पर भी हो सकते हैं, तो यही चीज़ें यहाँ पर और ये ड्रग से भी हो सकते हैं, बट जो ड्रग वाले एक्ने होते हैं उनके निशान सारे एक जैसे होते हैं। यस उसमें कोमेडोन नहीं मिलते, एक जैसे पेप्यूल वहाँ पे मिलेंगे, अलग से शाइनिंग उसमें होगी, और ट्रंक पर ज़्यादा मिलेंगे, ड्रग की हिस्ट्री होगी। सो दोनों में डिफ्रेंशिएट करना अपन यहाँ पे देखेंगे। सो माइल्ड एक्ने है तो केवल कोमेडोन मिलेंगे, इतने ज़्यादा पुस्टूल यहाँ पे नहीं मिलेंगे। मॉडरेट है तो आपको मल्टीपल पेप्यूल पुस्टूल मिलेंगे, थोड़ा बहुत स्कारिंग होगी, क्योंकि आपको बोलना है इन निशान को फोड़े नहीं, यदि इस निशान को फोड़ा जाएगा तो वहाँ पे स्कारिंग हो जाएगी, स्कार बन जाएंगे, और आपको पता है स्कार एक बार बन जाता है तो वो ठीक नहीं होता है। आगे सीवियर एक्ने मीन्स नोडूल बन जाए, सिस्ट बन जाए, यस इतना बड़ा नोडूल, इतना बड़ा सिस्ट बन जाए, यस इससे बुखार तक आ जाता है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में सीवियर इसको एक्ने अपन बोलते हैं। सो कैसे इनका ट्रीटमेंट अपन शुरू करेंगे, कौन सी बेसिक ऑइंटमेंट यहाँ पे देंगे। सो यहाँ पे मेन जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है ट्रेटिनोइन। जैसे ट्रेटिनोइन की क्रीम आती है 0.25%, इसको लोकली लगाते हैं सोते टाइम पे। कहाँ पे लगाओगे, जहाँ जहाँ निशान है वहीं वहीं लगाओगे, और कहीं भी जगह नहीं लगाओगे, लगा के छोड़ दोगे, रगड़ोगे, मसलोगे नहीं। यस ट्रेटिनोइन में क्या क्या आप वहाँ पे सावधानी बताओगे कि ट्रेटिनोइन 0.025 की % की जो क्रीम है वो सोते टाइम लगाना है।
जहाँ निशान है वहीं लगाना है। लगाने के बाद जो निशान है उसको रगड़ना मसलना नहीं है, ज़्यादा ट्यूब आपको नहीं लगानी है। यदि आज पहला दिन लगा रहे हो तो लगाना रात को सोने से पहले आधे घंटे बाद वापस से चेहरा धो लेना। यस, ऐसा क्यों बताया? क्योंकि जो ट्रेटिनोइन क्रीम है ये काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस करती है, इरिटेशन करती है, स्किन को छीलती है। यस, सो इस वजह से पेशेंट को इरिटेशन हो सकता है, इसलिए रात में लगाने को कह रहे हैं, क्योंकि दिन में धूप से उसको इरिटेशन हो सकती है। यस, रगड़ेगा मसलेगा तो लाल लाल पड़ सकता है, अगले दिन वो आपको आके शिकायत भी कर सकता है, इसलिए प्रॉपर काउंसलिंग ज़रूरी है। थोड़ा बहुत जल सकता है, यस इतना ज़्यादा नहीं जलता है बट बताना ज़रूरी है। सो काफ़ी कम कंसंट्रेशन से शुरू कर रहे हैं 0.025, और यदि ट्रेटिनोइन के बिना एक्ने का ट्रीटमेंट अधूरा रहता है, क्योंकि ट्रेटिनोइन हर उस मैकेनिज्म पर काम करती है जिस मैकेनिज्म से एक्ने होता है। यस, क्लियर? सो ये आप देंगे, बट यदि प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये नहीं देंगे। इसके अलावा क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, आपको पता है प्रोपिनोबैक्टीरियम एक्निस भी एक्ने में रहता है, इसलिए आपको क्लिंडामाइसिन की जेल आती है 1% की, ये सुबह के टाइम आप जहाँ-जहाँ निशान है वहाँ ये जेल लगवा सकते हो। इसके अलावा सुबह के टाइम आप बेंजोल पेरोक्साइड का जो क्रीम आती है, जेल आती है, उसको लगा सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन निकालता है, उस ऑक्सीजन से बैक्टीरिया मर जाते हैं। यस, इसके अलावा पेशेंट पूछ सकता है कौन सा फेस वॉश काम में ले, जो भी सैलिसिलिक एसिड, जो भी ग्लाइकोलिक एसिड प्लस एलोवेरा ऐसा कोई फेस वॉश आता हो, जैसे कि एलम क्लीन आता है, यस इस तरह का टोन एंड ग्लो आता है, ऐसा कोई भी फेस वॉश आप सजेस्ट कर सकते हैं, बट ये आपको पीएचसी की स्लिप में नहीं लिखना है। ये आप बता सकते हो जिनमें सैलिसिलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड हो, या जिनमें जिनमें कोई मॉइस्चराइज़र भी हो, ऐसा फेस वॉश आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यस एक्ने के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि पेशेंट को क्या टैबलेट अपन दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोपिनोबैक्टीरियम एक्निस है, इसलिए आप अजिथ्रोमाइसिन दे सकते हो, बट यहाँ की जो अजिथ्रोमाइसिन है वो अलग है। 500 mg अपन देते हैं पल्स थेरेपी 1 ओडी, हर 3 दिन देंगे अपन 1 सप्ताह में, यस 7 दिन में यहाँ पे 10 दिन में सॉरी 10 दिन में 3 दिन आप पेशेंट को अजिथ्रोमाइसिन दोगे। यस, ऐसा क्यों दे रहे हैं? ये पल्सेज भी है ताकि जो बैक्टीरिया हैं वो खत्म होते जाएँ। तो आपने अजिथ्रोमाइसिन लिख दी, आपने इसको ट्रेटिनोइन लिख दी सोते टाइम पे। पहले आपने बोला कि 10-20 मिनट लगाना, फिर धो लेना चेहरा, उसके बाद अगले दिन आप एक आध घंटे लगाए रखना, सूट हो जाए तो फिर रात भर लगे रहने दे सकते हो। यस, इसके अलावा आपने सुबह के लिए क्लिंडामाइसिन लिख दी, या फिर बेंजोल पेरोक्साइड भी साथ में लिख दिया, और इसके अलावा टैबलेट में आपने इसको विटामिन सी दे दिया सॉरी विटामिन सी दे दिया, और इसको जिंक दे दिया, ये सब। यस, बट आपके पास यदि कोई यंग फीमेल आती है, यस कोई गर्ल आती है, यंग गर्ल, वो कहती है कि उसको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, उसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, हिर्सुटिज़म जैसा कुछ दिख रहा है, तो आपको उसकी यूएसजी करानी है, उसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेजना है, हो सकता है उसको पीसीओडी है, हाइपर एंड्रोनिज्म है, आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो एक्ने सही नहीं होंगे। सो इसलिए थोड़ा बहुत एटियोलॉजी पर भी काम करना ज़रूरी है आपको इस कंडीशन में। यस, और पेशेंट को यदि काफ़ी सीवियर एक्ने हैं, जैसे नोडुल बन गए, सिस्ट बन गए, तो फिर आप अजिथ्रोन नहीं देंगे, आप उसको डॉक्सीसाइक्लिन दे देंगे 100 mg बीडी। यस, 100 mg बीडी। यस, डॉक्टर खुशबू काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने शेयर किया कि आजसी पेशेंट इनको मिली थी, और इन्होंने इम्पेटिगो का पेशेंट भी देखा है। सो डॉक्सी 100 mg बीडी दे सकते हो। यदि आपकी पीएचसी में है तो आप मॉडरेट एक्ने वाले को भी, जिसमें पस-वस कुछ बन रहा है, उनको भी डॉक्सी 100 mg बीडी आप 7 या 10 दिन का, 14 दिन तक का उसको दे सकते हो। अब यहाँ पे एक और जो कैप्सूल आता है वो आता है आइसोट्रेटिनोइन का। आइसोट्रेटिनोइन का 10 mg 20 mg ऐसे कैप्सूल आता है। सो ये काफ़ी चमत्कारिक दवाई है। यदि किसी भी तरीके से एक्ने सही नहीं होते हैं तो आइसोट्रेटिनोइन शुरू करते हैं, बट ये स्किन के डॉक्टर ही शुरू करते हैं, क्योंकि इनका साइड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। बट पेशेंट आपके पास लेके आ सकता है कि ये कैप्सूल ले रहा हूँ, कैप्सूल लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, आँखें सूख रही है, होंठ सूख रहे हैं, मुँह सूख रहा है, धूप में जलन हो रही है, ये क्या हो रहा है? यस, सो आइसोट्रेटिनोइन काम ही ऐसे करता है। यदि आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल लेने के बाद में आँखें नहीं सूखेगी, मुँह नहीं सूखेगा, चेहरा नहीं जलेगा, धूप में इरिटेशन नहीं होगी, तो दवाई काम ही नहीं कर रही है। तो आपको इसके साथ में आई में आप आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट, सीएमसी, कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज जो ड्रॉप आती है वो डालने को कह सकते हो। लिप में आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो, जिसमें भी जिसमें भी जो सनस्क्रीन वाला कंपोनेंट हो, यहाँ पे सन प्रोटेक्शन फैक्टर एसपीएफ वाला वो लगा सकते हो। आप उसको कह सकते हो धूप में निकलने से पहले मॉइस्चराइज़र लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ, यस धूप से बचो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। और प्रेगनेंसी में कभी भी आइसोट्रेटिनोइन नहीं देते हैं, 2 कॉन्ट्रासेप्टिव यहाँ पे यूज़ करने होते हैं। इसके अलावा रिटर्न फॉर्म लेना होता है कि आपको पेशेंट से कि हम आइसोट्रेटिनोइन शुरू कर रहे हैं, यस, नाउ
सो एक्ने के बारे में इतना ही। पेशेंट को यही कहोगे कि जो निशान है फोड़ना नहीं है, नहीं तो निशान परमानेंट रह जाएँगे। फिर डर्मा रोलर फिराना पड़ेगा या कोई कॉस्मेटोलॉजी का प्रोसीजर कराना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाएँगे। यस, सो ये काउंसलिंग यहाँ पे ज़रूरी है। बाकी आप डॉक्सी दे सकते हो, अजिथ्रो दे सकते हो। अजिथ्रो यहाँ पे पल्स थेरेपी के रूप में देते हैं। नाउ सो अब एक पेशेंट आपके पास आया, उसका वेट काफ़ी ज़्यादा कम था और उसको किसी बंगाली डॉक्टर ने बोला कि ये डेक्सोना की गोली ले ले, 1 महीने तक खाना, ऐसा मोटा हो जाएगा। यस, सो उसने डेक्सोना खाया 1 महीने तक और हुआ क्या, वो आपके पास आया कि मेरे से छोटे-छोटे निशान बन गए हैं पूरे बैक पर, पूरे फेस पर। सारे निशान एक जैसे हैं, सारे निशान एक जैसे हैं। बैकग्राउंड में थोड़ा लाल-लाल भी दिख रहा है, क्या है? यस, सो यहाँ पे जो निशान है वो सारे एक जैसे हैं। जैसे आप एक्ने में देख रहे थे तो वहाँ तो काले निशान भी थे, सफ़ेद निशान भी थे, पस वाले भी थे। तो वहाँ पर तो क्या था, पुस्टूल भी था, पेप्यूल भी था, ओपन कोमेडोन भी था, क्लोज़ कोमेडोन भी था, सिस्ट भी थी। बट यहाँ पे जो जितने भी निशान हैं वो सब एक जैसे दिखते हैं। एक जैसे मीन्स आइसोमॉर्फिक, मोनोमॉर्फिक। सो आइसोमॉर्फिक, मोनोमॉर्फिक एक्ने यदि ट्रंक पर, बैक पर, फेस पर, नेक पर हो रहे हैं तो ये क्या है? ये है आइसोमॉर्फिक या मोनोमॉर्फिक एक्ने, एक्नीफॉर्म इरप्शन। यदि कोई टॉपिकल या सिस्टमिक स्टेरॉइड लेता है इसके अलावा यदि किसी टीबी की दवाई डलती है, आइसोनियाज़िड, यस निकोटिनामाइड लेता है, कोई फीमेल ओसीपी लेती है, लिथियम कोई ले लेता है, कोई बाइपोलर डिसऑर्डर में साइक्लोस्पोरिन ले लेते हैं, उन सब में ये निशान मिलते हैं, इसमें कोमेडोन नहीं होते हैं। तो इन सारे निशान में भी आप ट्रेटिनोइन दे सकते हो बट बहुत ज़्यादा सावधानी से देना है। यस, इसके अलावा ये जो बीमारी है इनमें आप डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हो। यस, डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg बीडी आप यहाँ पे इनको दे सकते हो। बाकी एक सल्फर का ऑइंटमेंट आता है, सल्फर ऑइंटमेंट आता है कैलोड्रॉप एस, वो आप कह सकते हो कि नहाने से पहले बैक पे लगा लो और 10 मिनट बाद नहा लेना। यस, तो ट्रंक के जो एक्ने होते हैं, बैक के जो एक्ने होते हैं उनके लिए सल्फर का ऑइंटमेंट लगाया जाता है। यस, आपके पीएचसी पे कुछ भी अवेलेबल नहीं हो तो आप उनको कह सकते हो कि आप कैलामाइन लगवा लो नहाने से 10-15 मिनट पहले, फिर आप नहा लेना। यस, सो ये ट्रीटमेंट आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो। यदि इनमें से स्टीरॉयड या फिर आइसोनियाज़िड या कोई दवाई बंद हो सकती हो तो पेशेंट को बोलना है ये दवाई बंद करोगे तभी ये सही होएगा। क्लियर? नाउ सो ऑफेंडिंग ड्रग को बंद करना है, मेन चीज़ यही है। कोई भी ऑयली प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक सस्ते प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं लगाने हैं क्योंकि इन सब में प्रिजर्वेटिव रहते हैं, ऐसे केमिकल्स रहते हैं जो इनको कर सकते हैं। नाउ सो नेक्स्ट जो चीज़ है वो आप देख के बताएंगे कि क्या डायग्नोसिस है। सॉरी, सो यहाँ पे लिखेंगे क्या डायग्नोस सर डॉक्सीसाइक्लिन कब दे सकते हैं? डॉक्सीसाइक्लिन आप एक्ने में दे सकते हो, यदि पुस्टूल बना हुआ है तो डॉक्सी दे सकते हो 100 mg बीडी 7 से 14 डेज तक दे सकते हो। इसके अलावा स्क्रब टाइफस के पेशेंट में डॉक्सी दे सकते हो। आपको लग रहा है फीवर के साथ में कोई बी जांच पॉजिटिव नहीं आ रही है, जीआई सिम्टम भी, हेडेक भी है तो डॉक्सी दे सकते हो। इसके अलावा पीआईडी का पेशेंट है, कोई फीमेल आती है यस, उसको वेजाइनाइटिस है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, उसमें आप मेट्रो के साथ, डॉक्सी के साथ यहाँ पे फ्लूकोनाजोल के साथ भी आप डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं। सो काफ़ी अच्छी एंटीबायोटिक है और काफ़ी अच्छा काम भी करती है। नाउ सो अब डायग्राम में देखेंगे क्या डायग्नोसिस आपको लग रहा है, क्या ऐसा पेशेंट आपने कभी देखा है? सो ये अकेला डायग्नोसिस है जिसको आप फ़ोन पे भी कर सकते हो। पेशेंट फ़ोन करके बोलेगा तब भी आप कह सकते हो कि ये क्या है? बिना देखे भी कह सकते हो। पेशेंट बोलेगा कि अ, सीने के एक तरफ 2-3 दिन पहले काफ़ी जलन हो रही थी, काफ़ी पेन हो रहा था स्किन के ऊपर, काफ़ी इरिटेशन हो रही थी। उसके बाद ऐसे छोटे-छोटे दाने निकल के आए हैं, जगह पूरी लाल हो गई है, काफ़ी सीवियर पेन हो रहा है। यस, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि बुखार इतना ज़्यादा ज़्यादा पेन हो रहा है कि नींद तक नहीं आ पा रही है। तो ये क्या है? आप पूछेंगे क्या एक ही तरफ है? यस। क्या पहले आपको चिकन पॉक्स हुआ था? कि हाँ। यस, सो क्या हो सकता है ये डिजीज़? कमेंट सेक्शन में लिखेंगे यस, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स क्या हो सकता है ये? इसका दूसरा नाम क्या है? जस्ट टाइम ले सकते हैं। डॉक्टर नीरज ने लिखा है ये है हर्पिस जोस्टर सिंजेल्स। यस, क्लियर है। सो कैसे पहचानोगे? ऐसा लाल लाल बैकग्राउंड रहेगा। यस, लाल लाल बैकग्राउंड रहेगा, छोटी छोटी फुंसियाँ रहेगी, उनमें पानी भरा हुआ होगा। हो सकता है वो फूट के ऐसे फैल जाए, चपटी हो जाए, एक ही तरफ रहेगा, काफ़ी सीवियर पेन रहेगा। यस, बट ऐसा केस होता है
जैसे कि किसी पेशेंट को लेफ्ट साइड में हर्पिस जोस्टर होने वाला है, यस। सो किसी पेशेंट को लेफ्ट साइड में हर्पिस जोस्टर होने वाला है तो पहले उसको लेफ्ट साइड चेस्ट में पेन होने लग जाएगा। चेस्ट की जो स्किन है उसमें उनको बर्निंग, इरिटेशन ऐसे सब होगा। पेशेंट को लगेगा एमआईए, ईसीजी कराएगा, कुछ नहीं पता चलेगा। 2 दिन बाद ऐसे-ऐसे निशान निकलेंगे, हर्पिस जोस्टर निकलेगा, यस। इसलिए सावधानी रखना ज़रूरी है। जब आप पेशेंट से पूछें तो ये ज़रूर पूछें क्या ये निशान निकलने से पहले भी आपको यहाँ पे कुछ लग रहा था? वो ज़रूर कहेगा। और ज़्यादातर लेफ्ट साइड चेस्ट में ऐसा होता है तो एमआई से ये कन्फ्यूज़ करता है। नाउ सो कैसे मैनेजमेंट करोगे? यहाँ पर भी इन्फेक्शन है, हर्पिस ज़ोस्टर है, स्टेरॉइड लगाने के लिए, स्टेरॉइड खाने के लिए नहीं दोगे, बट लगाने के लिए क्योंकि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो जाए, आप इसमें टॉपिकल एंटीबायोटिक वाली क्रीम, फ्यूज़िटिक एसिड, सेट्रामाइड कुछ भी दे सकते हो। और यहाँ पे पेशेंट को आप एंटीबायोटिक भी दे सकते हो। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा पेन रहेगा, सो यहाँ पे क्या देंगे हम, यस, यदि बहुत ज़्यादा ही है तो आप पेशेंट को एडमिट कर लोगे, एडमिट करके आरएल 500 ml आईवी लगा दोगे बीपी देख के, उसमें डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन लगा सकते हो, ट्रामाडोल लगा सकते हो, यस, फेनिरामिन का इंजेक्शन उसमें डाल सकते हो, पेंटाथूसन उसमें डाल सकते हो, पेन के अकॉर्डिंग, यस। जब आप उसकी छुट्टी करेंगे तो क्या लिखेंगे, टैबलेट असाइक्लोवीर 800 mg दिन में 5 बार 7 दिन तक देनी है। 72 घंटे के अंदर आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि जब वायरस रेप्लिकेट हो रहा है उस टाइम आप असाइक्लोवीर देते हो तो ये ज़्यादा अच्छा काम करता है। यस, बाद में देने से बेनिफिट नहीं है, बट यदि पेशेंट बाद में भी आ रहा है तब भी दे दो। यस, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा 1% ही फ़ायदा मिले, बट मिले तो सही। सो इतना ज़्यादा डोज क्यों दे रहे हैं दिन में 5 बार, कोई बता सकते हैं? इसको इतना ज़्यादा डोज़, या 800 mg कितना होता है? वो भी दिन में 5 बार, यस, वो भी दिन में वो भी 7 दिन तक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि असाइक्लोविर की जो बायोअवेलेबिलिटी होती है केवल 20% ही होती है, यस। सो आप 100 mg असाइक्लोविर खाओगे, 20 mg ही आपके ब्लड में जाएगा, इसलिए इतना ज़्यादा डोज़ आपको यहाँ पे देनी पड़ रही है 5 बार 7 दिन तक, यस। और कई जगह पेशेंट अफोर्ड कर पाता है तो प्राइवेट में उसको वेलसाइक्लोविर 1 ग्राम टीडीएस यहाँ पे लिख सकते हो। बाकी आपको पता है पेन काफ़ी ज़्यादा है तो टैबलेट डाइक्लोपेरा लिख सकते हो खाना खाने के बाद में। जब भी डाइक्लोफिनेक एनसेड लिखेंगे, खाली पेट का कैप्सूल ज़रूर लिख देंगे, यस। कौन सा खाली पेट का कैप्सूल होता है, ओमेप्राज़ोल या फिर पेंटोप्राज़ोल, ताकि उसको एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस ऐसा कुछ नहीं हो। सॉरी। सो यह चीज़ समझ में आई। नाउ सो इसके अलावा पेशेंट को नींद नहीं आएगी तो उसके लिए आप उसको अल्प्राज़ोलम यस 0.5 mg एचएस लिख सकते हो। अब आपको पता है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बर्निंग होगी, हाइड्रोक्सीजिन 25 mg इचिंग होगी, यहाँ पे एचएस या बीडी यहाँ पे कर सकते हो। अब आपको पता है ये जो डिज़ीज़ है ये एक ही तरफ होती है और ये उसी वायरस से होती है जिससे चिकन पॉक्स होता है। चिकन पॉक्स का जो वायरस होता है वेरिसोला जोस्टर वायरस, वो क्या करता है स्किन की जो अपनी नर्व नर्व जो होती है ना, रूट गैंग्लिया, उसमें जाके छुप जाता है, यस। ना वो बढ़ता है ना घटता है, वो छुपा रहता है। जब इम्यूनिटी कम होती है वापस एक्टिवेट होता है और हर्पीस जोस्टर करता है। इसलिए यहाँ पे क्या है आपको इस केस में, क्योंकि वो नर्व में छुप के रह रहा है, नर्व को डैमेज कर रहा है, इसलिए नर्व के टॉनिक में रूप में आपको विटामिन बी12 मीन्स आपके जो पीएचसी पे गोली आती है मिथाइलकोबालामीन 1500 माइक्रोग्राम, वो आप इसमें ओडी और शुरू की स्टेट में बीडी भी दे सकते हो, यस। ये आगे तक देना है। बट यहाँ पे पेशेंट यदि आपके पास ठीक भी हो जाता है 7 दिन बाद 10 दिन बाद उसके निशान सूख जाते हैं, ठीक हो जाता है, उसके बाद भी पेशेंट आपकी ओपीडी में आता रहेगा कि उसको जहाँ निशान हुए थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जलन होती है, चींटी चलने जैसा लगता है, बिजली चुभने जैसा लगता है, यस, जैसे कोई बिजली गिर रही हो, चींटियाँ चुभ रहे हो, कोई चीज़ काट रही हो, ऐसा उसको लगता है। वो शर्ट भी पहनना नहीं चाहता है वहाँ पे कि ये चीज़ लगेगी तो उसमें बहुत ज़्यादा उसको अनईज़ीनेस होगा। तो ये जो कंडीशन है, ये है पोस्ट हर्पेटिक न्यूराल्जिया मीन्स हर्पीस जोस्टर के बाद में जो न्यूराल्जिया हो रहा है, न्यूराल्जिक पेन हो रहा है, वो है पोस्ट हर्पेटिक न्यूराल्जिया। 120 दिन से ज़्यादा तक की ड्यूरेशन तक भी रह सकता है। इसलिए आपको जब हर्पीस जोस्टर हो उसी टाइम से आपको स्टार्ट कर देना है टैबलेट अमीट्रिप्टाइलिन, यस। कौन सी क्लास की दवाई है एक बार लिखेंगे, अमीट्रिप्टाइलिन 25 mg एचएस। एचएस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इससे नींद आती है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो यस टीसी है कैप्सूल प्रेगाबेलिन, ये भी आपको पीएचसी पे मिल जाएगा। कैप्सूल प्रेगाबेलिन 75 mg एचएस। यदि प्रेगाबेलिन नहीं है तो कैप्सूल गाबापेंटिन दे सकते हो, गाबापेंटिन 100 mg से लेकर 300 mg एचएस। यदि ये भी नहीं है तो टैबलेट कार्बामेजेपिन दे सकते हो 100 mg का सुबह शाम। ये आप चलाओगे। सो आपने शुरू से ही इनको इसको स्टार्ट कर दिया। लगाने के लिए आपने क्या दिया यहाँ पे फ्यूजिटिक एसिड, यस। सो पीएचसी की सप्लाई में लगाने के लिए क्रीम
असाइक्लोवीर भी आती है, बट आप यदि जर्नल पढ़ेंगे स्किन के, टॉपिकल असाइक्लोवीर का कोई यूज़ नहीं है, सिस्टेमिक असाइक्लोवीर का यूज़ है, ओरल असाइक्लोवीर का यूज़ है, आईवी असाइक्लोवीर इफेक्टिव है, बट जो लगाने वाली ट्यूब असाइक्लोवीर है ये इफेक्टिव नहीं है। इसलिए आप नहीं भी लिखो तो नुकसान नहीं है, बट आपको बोलना है जो भी निशान है उनको फोड़े नहीं, वो बिना फोड़े ही उनके ऊपर फ्यूजिडिक एसिड लगाएं। यस, क्या बोलेंगे कि निशान को फोड़ना नहीं है, बिना फोड़े ही उन पे फ्यूजिडिक एसिड लगाना है। यस, जब निशान एकदम सूख जाए तब केलामाइन लोशन आप लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। यस, ये सही सभी कुछ अपने देखा है। कुछ पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है तो आप लिग्नोकेन की जेल भी लगाने को बोल सकते हो, आप उस एरिया में लिग्नोकेन का इंजेक्शन भी लगा सकते हो। यस टॉपिकल, जैसे बिच्छू के कांटे में लिग्नोकेन का इंजेक्शन लगाते हैं टिश्यू में सबक्यूटेनियस में, वैसा लगा सकते हो। नाउ ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। और जब भी इम्यूनिटी कम होती है यदि पेशेंट को, तो उसमें ये हर्पेस जोस्टर ज़्यादा होता है। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया, जैसे कई बार पेशेंट आता है कि यहाँ पर वो बताएगा कि इस जगह काफ़ी ज़्यादा बर्निंग है, जलन है, कीड़ा काटता है, बिजली चमकती है। आप कहेंगे क्या कह रहा है, क्या पागली जैसे बातें कर रहा है। यस, ऐसा नहीं है, आपको पूछना है क्या यहाँ पर कभी निशान हुए थे। यस, क्या यहाँ पे कोई फुंसिया हुई थी, वो कहेगा यस ऐसा हुआ था, मीन्स उसको हर्पेस जोस्टर हुआ था। अब हर्पेस जोस्टर के बाद में उसको पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया हो रहा है, इसलिए उस पेशेंट को आपको यहाँ में से कोई सी भी एक दवाई लिख के लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट यहाँ पे उसको चलाना पड़ेगा, तब उसको यहाँ पे ट्रीटमेंट का फ़र्क पड़ेगा। यस, आप कैप्सूल ट्रामाडोल भी उसको दे सकते हो, बट आपको गाबापेंटिन, प्रेगाबेलिन, अमिट्रिप्टिलिन या कार्बामेजेपिन में से कुछ उसको देना पड़ेगा। यस, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ आगे चलते हैं यहाँ पे। सॉरी, जो हर्पिस जोस्टर हो रहा था, वो हर्पिस जोस्टर वायरस से नहीं होता है, वो वेरिसेला जोस्टर वायरस से ही होता है, उसी वायरस से होता है जिससे चिकन पॉक्स होता है, वही बाद में एक्टिवेट हुआ है। बट अभी जो अपन चीज़ देख रहे हैं ये है हर्पीज, ये हर्पीज वायरस से होती है। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस दो होते हैं, 1 and 2। 1 ऊपर वाला इन्फेक्शन करता है, 2 नीचे जेनाइटल वाला यहाँ पे इन्फेक्शन करता है। यहाँ पे पेशेंट आपके पास आएगा कि होठ के आसपास कुछ खुजली जैसा चल रहा है, कुछ जलन जैसी हो रही है, और एक दिन बाद बोलेगा कि यहाँ पर है ना ऐसे छोटे-छोटे फुंसियाँ बन गई है। इतनी बारीक-बारीक फुंसियाँ होती है कि फूट जाने पे आपको समझ भी नहीं आती है। यस, सो कैसे आप सस्पेक्ट करोगे? आप पेशेंट से पूछोगे क्या बुखार आया था? क्या हाथ-पैर दुखे थे? यस, तो यहाँ पे बॉडी एक माइल्डिया होगा, फिर निशान सॉरी, फिर यहाँ पे निशान बनेंगे। और जो पेशेंट है वो कहेगा कि पहले भी ये होता है, पिछले महीने भी होता, तो इसमें रिकरेंस की रेट रहती है, क्योंकि जो वायरस होता है, जैसे कभी यहाँ पे कट गया, किसी के लग गई या तो वहाँ से वायरस अंदर एंट्री कर गया, अब वो वायरस बार-बार रीएक्टिवेट होता है। यस, रिकरेंस। आप कैसे इसको डायग्नोज करेंगे? कौन-कौन से पॉइंट? एक तो रिकरेंस होगा, ये निकलने के पहले वहाँ पे बर्निंग, इरिटेशन होगा, इसके बाद ये जो फ्लूइड फिल्ड यहाँ पे वेसिकल मिलेगी छोटी-छोटी, और ये इसमें रिकरेंस की हिस्ट्री रहेगी। ज़्यादातर यंग फीमेल ऐसे लेके इस केस को आपको प्रेज़ेंट करेगी। तो इसमें भी आपको वही दवाई देनी है जो आपने हर्पीस ज़ोस्टर में दी थी, बट हाफ डोज़ कर देंगे। 800 एमजी वहाँ पे दे रहे थे, तो आप 400 एमजी कर दो। यहाँ पे 5 टाइम्स दे रहे थे, तो टीडीएस कर दो। यस, 5 दिन तक आप ये दे देंगे। बाकी सारा ट्रीटमेंट वैसा का वैसा ही है, लगाने के लिए फ्यूज़िडिक एसिड और सेट्राजिन। क्लियर? नाउ यही जेनाइटल हर्पीस भी हो सकता है, इसमें भी ट्रीटमेंट इसी तरीके से देना है। पीएचसी पर जो गोली रहती है असाइक्लोवीर की 200 एमजी की भी रहती है, 400 की भी रहती है, 800 की भी रहती है। यदि 200 वाली है तो आप 5 बार दे सकते हैं, 400 वाली है 3 बार दे सकते हैं, 800 वाली है सुबह शाम दे दो। इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। आपका जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उस पे ये पीडीएफ वहाँ पे शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से आप बाद में भी इन चीज़ों को देख पाएँगे, कैसे-कैसे आपको डोजिंग डिसाइड करनी है। जितनी भी एमजी की टैबलेट आपके यहाँ अवेलेबल हो, वैसे आप ले सकते हैं। तो हर्पीस लेबेलिस कब प्रेसिपिटेट होगा? जब पेशेंट की इम्यूनिटी कम होगी, जैसे स्ट्रेस में जाएगा, फीवर होगा, धूप में जाएगा, एक्सर्शन कोई वर्क करेगा, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। यस, बट कुछ पेशेंट आपके पास ऐसे आएँगे जो ये कहेंगे कि ये तो हर सप्ताह हो रहा है, यस महीने में 4 बार हो गया है, तो उसमें आप सप्रेसिव ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हो। उन पेशेंट को कह सकते हो कि साइक्लोवीर की गोली 400 एमजी बीडी पूरे 12 महीने तक ही ले लो, साल भर ही ले लो। यस, प्रोफाइलैक्सिस होगा नहीं। यस, और ये काफ़ी सेफ दवाई है, नुकसान नहीं है, पेशेंट ले सकता है। ओपीडी में यदि ऐसे कुछ पेशेंट आते हैं, तो उनको साल भर की भी दवाई लिख दी जाती है, यदि उनके बार-बार यहाँ पे ये हर्पिस लेवेलिस होता है। और इसके अलावा ये जेनाइटल्स भी पर भी होता है, उसको जेनाइटलिस यहाँ पे बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे केस डिस्कस करते हैं चिकन पॉक्स।
यस, तो यहाँ पे एक स्टोरी आपको बताई जाती है कि जैसे आप ओपीडी में पेशेंट देख रहे हैं, एक बच्चा आया जिसको सर्दी जुकाम है, आपने उसके एंटीकोल्ड लिखा, अमोक्सिक्लेव लिखा और आपने उसको भेज दिया। यस, अगले दिन वो वापस आया सॉरी, अगले दिन वापस आया कि आपने जो शीशी लिखी थी उस शीशी को बच्चे को दी, उसके बाद में इसके शरीर पर ऐसे ऐसे निशान हो गए, छोटे छोटे लाल लाल निशान, और इसका बुखार और बढ़ गया, हाथ पैर दर्द और बढ़ गए। आपने ऐसा क्या खराब इलाज कर दिया? यस, क्या हुआ उसको? सो आप कितना भी उस पेशेंट को समझाओगे वो यही बोलेगा कि कल इसको जुकाम-वुकाम हुआ था, थोड़ा हाथ-पैर दुख रहे थे, आपने इसको एक सिरप दी, सिरप देने के बाद में इसकी चमड़ी पर ऐसे-ऐसे निशान बन के आ गए और हालत इसकी और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो आपको समझाना पड़ेगा कि ये जो कंडीशन है, ये चिकन पॉक्स है, इससे पहले पेशेंट को फ़ीवर आता है, बॉडी एक आता है, कफ कोल्ड ऐसा यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद आप यदि किसी पेशेंट को ऐसा हो भी रहा है कि किसी को सर्दी, जुकाम, खाँसी, बुखार, बॉडी एक है और पूछो उसको कि कहीं खुजली भी चल रही है, तो आप उसको पूरी बॉडी को चेक करो, कहीं न कहीं आपको ऐसा एक निशान मिलेगा। यस, यदि आपको सिंगल ऐसा निशान भी मिल जाता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, लाल-लाल यहाँ पे आस-पास जगह है और छोटा-सा एक यहाँ पे वेसिकल है। दिख रहा है लाल-लाल निशान है, उस पे लाल-लाल यहाँ पे एक वेसिकल है, मीन्स कैसी अपीयरेंस यहाँ पे आ रही है, ड्यू ड्रॉप ऑन रोज़ पेटल। यस, ऐसा सफ़ेद-सफ़ेद लाल-लाल कोई निशान दिख जाए, बैकग्राउंड में भी रेड-रेड दिखे, तो ये ड्यू ड्रॉप ऑन रोज़ पेटल। ऐसा सिंगल निशान भी दिख जाए और ऐसी टिपिकल हिस्ट्री दिख जाए इससे पहले, तो चिकन पॉक्स उसको समझ सकते हो। बाकी जो पेशेंट है थोड़े टाइम बाद में आएगा तो काफ़ी ज़्यादा निशान हो जाएँगे और वो अलग-अलग स्टेज में होंगे, मतलब वहाँ पे आपको पस वाले भी दिखेंगे, पानी वाले भी दिखेंगे, सिंपल पेप्यूल भी दिखेंगे। एक साथ बहुत सारी स्टेज वाले निशान चल रहे होते हैं। ये ट्रंक पे ज़्यादा आते हैं, ट्रंक पे पहले आते हैं, फिर बाकी एरिया पे फैलते हैं। यस, सो उसको सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। वो सेंट्रीफ्यूगल इनका स्प्रेड होता है और ये चिकन पॉक्स है, बच्चे को आइसोलेट करना ज़रूरी है क्योंकि रेस्पिरेटरी रूट से ये इन्फेक्शन फैल सकता है। इन निशान को फोड़ने से मना करना है, नहीं तो इनमें स्कार रह सकता है। यस, और कॉम्प्लिकेशन भी इसके हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और अडल्ट में यदि होता है तो ज़्यादा सीवियर होता है, बच्चों में सेल्फ लिमिटिंग होता है। कई सारे गाँव वाले तो उसका इलाज ही नहीं कराते हैं, यस उस बच्चों को आइसोलेट कर देंगे, इसको माताजी निकली है, वो इलाज ही नहीं कराएँगे। इसमें कहाँ की इलाज की ज़रूरत है, यस, बट इसके कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। नाउ सॉरी, सो क्या हुआ, पहले पेशेंट को फीवर हुआ, मलेज़ हुआ, उसके बाद में रैशेज़ आए, फिर यहाँ पे क्रॉप्स यहाँ पे लीजन आए। तो लीजन कैसे पहचानोगे? या तो ड्यू ड्रॉप ऑन रोज़ पेटल दिख जाएगा या फिर अलग-अलग स्टेज के यहाँ पे निशान दिख जाएँगे आपको, इचिंग भी यहाँ पे रहेगी, तो आप यहाँ पे वापस से वही ट्रीटमेंट दोगे जो आपने हर्पीस ज़ोस्टर में दिया था। यस, वही एसाइक्लोविर जल्दी से शुरू करनी है, जितना जल्दी शुरू करोगे 24 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर, उतना ही जल्दी वो इफ़ेक्टिव होती है, वायरस के लोड को कम करेगी। बाकी लिवोसिट्राजिन सिर्फ हाइड्रोक्सिजिन दे सकते हो, लगाने के लिए आप यहाँ पे कोई सा भी फिज़ोडिक-सेट्रामाइड दे सकते हो। यदि निशान सही हो गए हैं, स्कैब बन गया है, तो कैलामिन यहाँ पे लगवा सकते हो। सो पेशेंट को आइसोलेट रखना है, नेल्स को कट करना है, कोल्ड कंप्रेस वगैरह कर सकते हैं क्योंकि वायरल डिजीज़ है, सेल्फ लिमिटिंग तो होगी यहाँ पे और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी भी यहाँ पे मिलेगी। यदि नहीं है अडल्ट में कोई अडल्ट है उसको चिकन पॉक्स नहीं हुआ है तो वेरिसेला की वैक्सीन वो लगा सकता है। नाउ सो क्या इस कंडीशन में स्टेरॉइड लगवाओगे? यस। सो इम्पेडिगो में स्टेरॉइड यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। चिकन पॉक्स में स्टेरॉइड अप्लाई नहीं करना है। यस, वेरिसोला जोस्टर में स्टेरॉइड अप्लाई नहीं करना है। यस, क्या टीनिया में स्टेरॉइड अप्लाई करेंगे? ये सारी जो कंडीशन है उसमें स्टेरॉइड अप्लाई नहीं करेंगे। यस। यस, बच्चों में भी 5 टाइम्स दोगे बट वहाँ पे डोज़ अलग रहेगी। वहाँ पे डोज़ आप एमजी पर केजी से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और वहाँ पर भी 5 टाइम्स देंगे। यस, क्योंकि इसकी बायोअवेलेबिलिटी काफ़ी कम होती है। यदि बच्चा इतनी बार नहीं ले रहा है दवाई तो आप उसको वेलसाइक्लोविर लिख सकते हो या फोस्कारनेट लिख सकते हो। सॉरी। सो नाउ डॉक्टर रमीला ने काफ़ी सही आंसर दिया है, तो कमेंट में लिखना है कि जो बीटामेटासोन की क्रीम है वो कौन-कौन से कॉमन स्किन के ओपीडी के केसेस आएँगे जिनको नहीं लिखोगे। यस, जैसे कुछ डिस्कस किया, टीनिया, फंगल इन्फेक्शन नहीं देना, इम्पेटिगो नहीं देना। यस, और क्या-क्या डिस्कस किया अपन ने? चिकन पॉक्स नहीं देना, हर्पेस जोस्टर नहीं देना। नाउ अब एक और छोटी-सी चीज़ देखेंगे, यस वेरिसेला नहीं देना और और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जहाँ स्टेरॉइड नहीं दोगे? यस, एक्ने में भी स्टेरॉइड नहीं दोगे। यस, किसी ने एक्ने में लगाने के लिए बीटामेटासोन दे दी तो क्या बन जाएगा? एक्नीफॉर्म इरप्शन। यस, यदि फेस पर स्टेरॉइड लगा लिया, स्किन यहाँ पे पतली हो जाएगी, स्किन लाल हो जाएगी, स्ट्राया बन जाएँगे। यस, कभी सही नहीं होंगे।
इसलिए यहाँ पे एक्ने में भी स्टेरॉइड नहीं देते हैं। यस, इसके बीच में जब तक पता नहीं चले इसके बीच है स्टेरॉइड नहीं देना है, पता चल गया अगले दिन से लगाने के लिए दे सकते हो। नाउ सो नेक्स्ट जो कंडीशन है, ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेडनेस बनी हुई है। पेशेंट कहता है कि यहाँ पे जबिक जबिक करने जैसा पेन हो रहा है। जबिक जबिक मीन्स यहाँ पे थ्रोबिंग पेन यहाँ पे हो रहा है, और पेशेंट यहाँ पे टच भी नहीं करने दे रहा है, जगह एकदम लाल हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। यस, और यहाँ पे आपको एक पास का पॉइंट भी दिख रहा है। ये एक आपको काफ़ी कॉमन केस मिलेगा। ये जो है ये फरंकुलोसिस है जो हेयर फॉलिकल है उसके आसपास, और उसका इन्फेक्शन है। तो इसमें क्या क्या इलाज अपन देंगे ये यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ये पेशेंट आपके पास आया फरंकुलोसिस का, आपने इसको इलाज लिख दिया कि फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है, तो मैंने ऐसा सोचता हूँ कि इसमें अमोक्सिक्लेव लिख देता हूँ 625 mg TDS। यस, दर्द हो रहा है डाइक्लोपेरा इसको लिख देते हैं सुबह शाम। यस, इससे इससे गैस्ट्राइटिस हो सकता है तो पेंटोप्राजोल डोमपेरिडोम 1 OD खाली पेट लिख देता हूँ। जैसे इम्यूनिटी बढ़ानी है जिंक लिख देता हूँ, एक विटामिन सी लिख देता हूँ। यस, आगे बढ़ता हूँ। आगे की इसमें मुझे एक मेडिसिन पता है, ट्रिप्सिन प्लस काइमोट्रिप्सिन, दिन में 3 बार खाली पेट लिख देता हूँ। यस, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन क्या है, ये एक एंजाइम है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। यदि इसको खाना खाने के बाद लेते हो गोली को तो खाना पच जाता है, बट खाली पेट लेते हो तो एंटी इन्फ्लामेटरी काम करता है। यस सो टैबलेट ट्रिप्सिन ट्राइमोट्रिप्सिन यदि आप खाली पेट लेते हो तो ये यहाँ पे जो भी पस है उसको डिसोल्व करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी काम करता है। तो आपने ये सुना था, ये लिख दिया। ये अवेलेबल नहीं है तो आपने सोचा यहाँ पे सेरिशोपेप्टिडेज लिख देता हूँ, ये भी एंजाइम है, ये भी खाली पेट ले लेंगे, ये भी काम करेगा। यस, आपने पूरा इलाज दे दिया उसको। 7 दिन का पेशेंट के फर्क नहीं पड़ा, क्या था? यस, आपको उसको जांच करवानी थी कि कहीं आरबीएस कंट्रोल में है नहीं है, डायबिटीज़ कंट्रोल में है नहीं है, तो डायबिटीज़ को आपको कंट्रोल करना जरूरी है। आपने डायबिटीज़ भी कंट्रोल करा ली, ये भी दे दिया, फिर उसको दोबारा हो गया एक बार ऐसा हुआ, फिर आया कि ये तो वापस हो गया। यस, तो क्यों वापस हो रहा है, कौन सी स्किन की बीमारी यहाँ पे रूल आउट करनी है? यस, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। यदि बार बार ऐसा बाल तोड़ हो रहा है, बार बार ऐसा फरंकुलोसिस हो रहा है, तो कौन सी स्किन की डिजीज आप रूल आउट करोगे? यस, कौन सी डिजीज रूल आउट करेंगे? क्या कोई ऐसा अजम्पशन कर सकता है, कोई गेस कर सकता है कौन सी डिजीज यहाँ पे रूल आउट करेंगे? कल अपन ने पढ़ी थी उसमें से एक डिजीज है। यस, कल अपन ने पढ़ी थी, जिसके लिए अपन ने गर्दन से नीचे पूरे शरीर पर एक ट्यूब लगवाई थी, एक ही बार में पूरी ट्यूब खत्म करी थी। सुबह गर्म पानी से पूरे घर वाले नहाए थे, कपड़े बिस्तर सब तकिए सब तेज धूप में सुखाए थे। यस सो इसके बीच हो सकता है, आपको पेशेंट को जरूर पूछना है क्या शरीर में खुजली चलती है। जब भी ऐसा बाल तोड़ देखोगे पूछना है क्या शरीर में खुजली चलती है। यदि उस पेशेंट के खुजली चलती है, घर परिवार में किसी को खुजली चलती है, रात में ज़्यादा खुजली चलती है, इसके बीच हो सकता है। इसके बीच का माइट जब तक स्किन में रहेगा वो इसे कुतर कुतर के चलता रहेगा, और उस पर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमेशा होता रहेगा। तो जब तक आप इसके बीच का इलाज नहीं करोगे, ये फरंकुलोसिस जड़ से नहीं जाएगा। जितना टाइम इलाज दोगे, एक चला जाएगा दूसरा आ जाएगा। ये ऐसे चीज़ समझ में आई। गाँव में ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बीच के मिसडायग्नोस रहने से, अपने को पता नहीं होने से, अपना दिमाग वहाँ तक नहीं जाने से यहाँ पे ये फरंकुलोसिस बार-बार हो सकता है। यस, क्लियर? नाउ इसीलिए अपन ने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया। यदि ये ज़्यादा चलता है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो कार्बंकल यहाँ पे बन जाता है, उसमें इसमें चीरा लगाना पड़ता है, मीन्स आईएनडी करनी पड़ती है। ऐसे आईएनडी मतलब इंसिजन ड्रेन नहीं करते हैं तो फिर ये सही नहीं होता है। नाउ ट्रीटमेंट यहाँ पे लिख दिया है, यहीं से आप डायरेक्ट ट्रीटमेंट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे एक स्टोरी आपको बताते हैं कि आप ओपीडी में हो, एक 30 से 35 साल की एक फीमेल आती है। यस, और वो हाथ बताती है आपको ऐसे कि यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे दाने हो रहे हैं। आप पूछोगे कहाँ हो रहे हैं, और कि गर्दन के पीछे भी छोटे छोटे दाने हो रहे हैं, और कहाँ हो रहे हैं कि पेट के आसपास भी छोटे छोटे दाने हो रहे हैं। यस क्या होता है, बहुत ज़्यादा कुचर चलती है। यस, कि बहुत ज़्यादा कुचर चलती है। तो आप पूछोगे कि क्या काम करते हो? कि हम तो खेत पे जाते हैं। यस, धूप में काम करते हैं। तो ये जो चीज़ है इसका नाम बता सकते हैं क्या कमेंट सेक्शन में? यस, ये एबिसिडी नहीं है। यस, एयरबोर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है पार्थेनियम ग्रास से। बट यहाँ पे जो आपको चीज़ दिख रही है, धूप में जाने से जो हो रही है, मिडल एज की जो फीमेल में हो रही है, ऐसे चमकते हुए छोटे-छोटे दाने दिख रहे हैं, ये क्या है? एक्टिनिक डर्मेटाइटिस। यस, पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन। सो क्या है ये?
एक्टिनिक डर्मेटाइटिस पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन। सो कैसे सस्पेक्ट करोगे? 30 से 40 साल की फीमेल रहेगी, जहाँ जहाँ भी सन एक्सपोज पार्ट है, जैसे गर्दन के पीछे या हाथ के आसपास, यदि कमर उसकी एक्सपोज है वहाँ पर ऐसे निशान बनेंगे, और वो कहेगी कि जब भी हम गर्मी में जाते हैं खेतों पे काम करने, ये बढ़ जाते हैं, यस, और इनमें आप यदि ये बढ़ जाते हैं, यस, ऐसे निशान यहाँ पे देखेंगे, और वो भी उसी तरफ देखेंगे, जैसे एक्सटेंसर है तो यहाँ ज़्यादा रहेंगे, यस, जो धूप से बची रहती है वहाँ नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट देखें लिखेंगे? यस, अपन ने 2 यहाँ पे डर्मा की क्लास ली है। अब आपको जो पेशेंट ने अभी बोला है उसको देख के कमेंट सेक्शन में ट्रीटमेंट लिखना है, कौन-कौन सी टैबलेट, कौन-कौन सी ऑइंटमेंट आप यहाँ पे देंगे। यस, स्टार्ट करेंगे। ये केवल एक प्रैक्टिकल है कि यदि आपको कुछ भी नहीं आता है और स्किन का आप कोई सा भी पेशेंट क्रैक कर सकते हो, आपको इस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड किया गया है। यस, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे क्या-क्या स्टार्ट करेंगे। यस, पेशेंट ने बोला खुजली है, धूप में जाता है। अभी आपको बताया था पीएचसी पे सनस्क्रीन नहीं रहती है तो क्या चीज़ आप लगाने को कह सकते हो? क्या इन्फेक्शन है? नहीं, तो स्टेरॉइड नहीं दें इन्फेक्शन है? नहीं, तो क्या स्टेरॉइड दे सकते हो? यस। सो क्या यहाँ पे आप लिखोगे? नाउ सो आपको पता है कि इन्फेक्शन नहीं है, स्टेरॉइड आप दे सकते हो, तो शॉर्ट कोर्स आप प्रेडनिसोलोन 10 mg 1 बीडी 5 डेज तक दे सकते हो, या फिर 1 बीडी 7 डेज 1 ओडी 8 डेज तक दे सकते हो। यस, नाश्ते के बाद खाने के लिए दे सकते हो। स्टेरॉइड से आपको पता है गैस्ट्राइटिस होता है तो पेंटोप्राजोल ऐड कर सकते हो 1 ओडी। इचिंग हो रही है, टैबलेट हाइड्रोक्सीजन लिवोसिट्राजिन ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इन्फेक्शन नहीं है। अब यहाँ पे बीटामेटासोन ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये ड्राइनेस हो रही है यहाँ पे। सो आप वेस्लिन के साथ सॉरी मॉइस्चराइज़र के साथ बीटामेथासोन यहाँ पे ऐड करा सकते हो। और आपको पता है कि यहाँ पे यदि विटामिन सी दोगे, एंटीऑक्सीडेंट है, धूप से बचाएगा। टैबलेट जिंक देंगे, या ये भी यहाँ पे इम्यूनिटी में काम करेगा। और लगाने के लिए आप कह सकते हो कि आप धूप में जाते हो तो जाने से पहले सनस्क्रीन लगाओ, या सुबह 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे धूप में निकलने से 15 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाओ। सनस्क्रीन नहीं है तो आप कैलामाइन लोशन यहाँ पे लगवा सकते हो। यस। सो जो सनस्क्रीन है वो 2 तरह की होती है, फिजिकल होती है, एक केमिकल होती है। यस, सो फिजिकल सनस्क्रीन केवल आप ऊपर लगाओगे स्किन के ऊपर, वो सफ़ेद-सफ़ेद दिखेगा, वो जो धूप की किरणें हैं खराब वो अंदर नहीं जाने देगी। सो ये लगाते ही इफेक्टिव हो जाती है। यस, बट इससे ऐसा व्हाइट-व्हाइट फेस दिखता है। केमिकल सनस्क्रीन क्या होती है, आपकी स्किन के अंदर जाएगी, घुल जाएगी। यस, उसके बाद वो व्हाइट-व्हाइट नहीं दिखेगा, और उसको क्या बोलते हैं, केमिकल सनस्क्रीन। सो जिनको एक्ने है उनको ऐसी सनस्क्रीन लगानी चाहिए जो एक्वस बेस्ड हो। यस, ऑयल बेस्ड नहीं हो, जो एक्वस बेस्ड हो, ऐसी, और नॉन इरिटेटिंग, नॉट जिसमें प्रिजर्वेटिव नहीं हो, ऐसी वाली सनस्क्रीन लगानी चाहिए। क्लियर? नाउ सो ये जो कंडीशन है, धूप से होने वाला डर्मेटाइटिस है, एक्टिनिक डर्मेटाइटिस पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन। यहाँ पे 20 से 40 साल की फीमेल। यस, फेयर स्किन को भी हो सकता है। इस तरह के छोटे छोटे पेप्यूल यहाँ पे दिखेंगे, धूप में जाने के बाद शुरू हो सकते हैं, और कई बार ये बाद में यूँ भी हो सकते हैं। यस, सो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको डायग्नोस कर सकते हो, और उनको कह सकते हो कि आप पूरी आस्तीन के कपड़े पहनो, शरीर को पूरा ढक के रखो, छाता लगा के जाओ। यस, यूवी प्रोटेक्शन का काम करो, सनस्क्रीन लगा के जाओ, और बाकी ये टैबलेट आप दे सकते हो, बीटामेथासोन भी यहाँ पे लगवा सकते हो। कई बार पेशेंट में काम नहीं करता है तो हाइड्रोक्विनोन की जो गोली आती है 200 mg बीडी वो दे सकते हो, वो केमिकल सनस्क्रीन होती है। नाउ सो स्टेरॉइड इसमें काफ़ी लंबा टाइम नहीं देना चाहिए, नुकसान करता है। सन प्रोटेक्शन ही यहाँ पे अल्टीमेट एक फैक्टर है। यस, सो ओपीडी में आप डेली जो केसेस देखेंगे, जो भी आपको केस समझ में नहीं आए उनके आप फ़ोटो ले सकते हैं, हिस्ट्री पूछ सकते हैं, पेशेंट से जो आपकी बातचीत हुई है वो लिख के हमें भेज सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे, अप्रोच डिस्कस करेंगे। यस, और जैसे-जैसे आप केसेस को देखते जाएँगे आपका कॉन्फिडेंस उनमें बढ़ता जाएगा। आने वाली क्लासेस में हम जैसे स्नेक बाइट है, जैसे रेबीज़ है, ऐसे काफ़ी सारे जो केसेस है वो आपके साथ आगे लंबे टाइम तक भी अपन डिस्कस करते रहेंगे। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। यस। नाउ कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जस्ट डॉक्टर रमीला, डॉक्टर नीरज एंड डॉक्टर देवशिका। नाउ यस, एबीसीडी जो पार्थेनियम डर्मेटाइटिस है वो अपन अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि गांव में गाजर घास काफ़ी ज़्यादा होती है, इसके जो पोलन ग्रेन होते हैं उससे वो उड़ के आते हैं, कपड़ों में चले जाते हैं, उससे ये एलर्जी हो जाती है, और काफ़ी लंबे टाइम तक ये एलर्जी चलती है। इसमें इम्यूनोसप्रेसेंट भी देने पड़ जाते हैं, जैसे अजाथारोपिन वगैरह। नाउ सो थैंक्स फॉर द पार्टिसिपेशन।